जैसा कि आपके पेज पे जो बैनर आपको दिखाई दे रहा है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है टीआई प्लाज्मिड को लेकर के, और ये सीएसआईआर एज वेल एज सीजीपीटीएम दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी टीआई प्लाज्मिड के सारे डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, और किस तरीके के प्रॉब्लम आपको इस वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में भी और एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में भी, राइट। साथ साथ में इसका हम लोग मॉलिक्यूलर अप्रोच भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपके उनको उनके वेट जीन के द्वारा जो कोड किए जाने वाले प्रोटीन्स फैक्टर्स होते हैं उनको दे करके पूछा जाता है कि हाँ किसके पास टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी है, किसके पास एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, और कौन सा वो प्रोटीन है जो कि जा करके उसको प्लांट सेल्स के न्यूक्लियस में इंटीग्रेट करने में काम करता है, कौन से प्रोटीन के पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन वाली एबिलिटी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, राइट। लाइक एज आपसे पूछा जाता है कि क्राउन गॉल डिजीज क्या है, कौन से केमिकल की वजह से ये वाली जीन का एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेटर का काम कौन सा करता है, राइट। और यह हेरी रूट जो डिजीज होती है वो किससे किसकी वजह से होती है, आरआई और टीआई प्लाज्मिड में क्या डिफरेंसेस होता है, टीडीएनए क्या है। इस तरीके के जो सवाल हैं आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो कोशिश रहेगी कि ये सारे जो आपके सवाल अब तक आपने देखे हैं कहीं से भी एग्जाम में टीआई प्लाज्मिड को लेकर के, आज के इस लेक्चर के बाद उन सारे सवालों के जवाब से मिल जाए। और उसके बावजूद भी अगर बच जाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो होपफुली कि स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, और मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया कि आज क्लास में हम लोग क्या भी आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, और आवाज़ भी मेरी ठीक से सुनाई दे रही होगी। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि टीआई प्लाज्मिड के बारे में इससे पहले आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। तो इसके बारे में स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीआई प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसको सिलेबस में रखा गया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बाकी जो प्लाज्मिड हैं या बाकी जो वेक्टर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये कैसे डिफर है, ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सो टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी है कि बेसिकली ये भी एक वेक्टर है, और वेक्टर के बारे में पहले क्लासेस हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जिसमें सारे वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को लेकर के जितने भी आपके बैक्टीरिया के वेक्टर थे या आर्टिफिशियल डिज़ाइन के हुए वेक्टर थे या फिर आपके एनिमल या प्लांट के वेक्टर थे, उन सबको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये एक अलग सा केस है जो कि एग्जाम में आपके आया हुआ है, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे आज डील करने वाले हैं टीआई प्लाज्मिड को। तो टीआई प्लाज्मिड भी बेसिकली एक क्या है, प्लांट वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक क्या है, वेक्टर है। हालांकि इस वेक्टर की कई सारी प्रॉपर्टी बाकी जो भी वेक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, चाहे वो प्लाज्मिड पढ़ा है, चाहे आपका कॉस्मिड पढ़ा है, चाहे फेज वेक्टर पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, उन सब से क्या होता है, डिफर होता है। तो कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो कि डिफर करेगा बाकी सारे लोगों से, इन सबको भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जो कि शायद ऐसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्राउन गॉल डिजीज लिखा हुआ है। बहुत बारी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि क्राउन गॉल डिजीज क्या होता है और किस में होता है, कौन से इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये कॉज होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि क्राउन गॉल डिजीज एक आपका प्लांट की बॉडी में होने वाला क्या है, ट्यूमर टाइप का क्या है, डिजीज है। नॉर्मली इसमें होता क्या है कि जो भी प्लांट का आपका पार्ट दिखाई दे रहा होता है उसमें आउट ग्रोथ हो जाती है, और वहाँ की जो सेल्स होती हैं अब्रप्ट तरीके से ग्रोथ करती हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि आपके हमारे और एनिमल की बॉडी में कैंसर सेल्स होती हैं या ट्यूमर जो सेल्स होती हैं उनका ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से होता है, क्लस्टर ऑफ मास इकट्ठा हो जाता है, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी कुछ आउट ग्रोथ पार्ट हो जाते हैं। उसी आउट ग्रोथ पार्ट जो अपीयर हमको दिखाई देता है उसी को हम लोग बेसिकली क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। देखेंगे कि इस क्राउन गॉल डिजीज का क्या एस्पेक्ट्स है और क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये होता है, राइट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग प्लांट वेक्टर को लेकर के। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वेक्टर जो भी होंगे प्लांट्स के लिए वो या तो आपके प्लाज्मिड बेस्ड हो सकते हैं या फिर वायरल जीनोम बेस्ड हो सकते हैं। तो वेक्टर फॉर द प्लांट्स आर इधर प्लाज्मिड बेस्ड और वायरल जीनोम बेस्ड। हो सकता है कि वो प्लाज्मिड से डिराइव किए गए हों या हो सकता है आपके वायरल जीनोम से डेरिवेटिव्स हों। प्लाज्मिड बेस्ड जो वेक्टर होंगे उनमें कैटेगराइज किया जा रहा है, दैट इज द प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर यूज फॉर द प्लांट सेल्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर टीआई। टीआई से यहाँ पे मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफरेंस, एंड आरआई रूट इंड्यूसिंग,
प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। तो ये एग्रोबैक्टीरियम के दो स्पीसीज हैं, दैट इज ट्यूमिफिसेंस एंड राइजोजेंस, और इन दोनों से ही सवाल आपसे पूछा जाता है। आरआई की जब बात किया जाएगा तो आपका ये वाला स्पीसीज काम करता है, और टीआई की बात किया जाएगा तो आपका ये वाला स्पीसीज काम करता है। मतलब क्राउन गॉल डिजीज की अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस होता है और टीआई प्लाज्मिड के थ्रू होगा। और अगर हेयरी रूट के बारे में पूछा जाता है तो प्लाज्मिड की बात किया जा रहा है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस की बात किया जाता है। कोई जुड़ना चाह रहा है तो पहले ऐड कर देते हैं। ओके, ये एग्रोबैक्टीरियम जो स्पीसीज है वो क्या है? दीज आर द ग्राम नेगेटिव सॉयल बॉर्न एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इनके फीचर्स हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सॉयल में पाए जाते हैं, और रॉड शेप्ड इनका क्या है, स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजी है। टीआई प्लाज्मिड मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो टीआई प्लाज्मिड है जिसका फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया में, दैट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस के अंदर में पाया जाने वाला एक प्लाज्मिड है जिसको कि आप टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और ये प्लांट की बॉडी में एक डिजीज कॉज करता है जिसे आप क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या उसकी बायोलॉजी है, यहाँ पर आपको इस फिगर के हेल्प से समझा देते हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट का कोई अगर आपका जहाँ पे वुंडेड पार्ट है, जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपका ये प्लांट के सेल्स को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये आपका प्लांट का सेल्स है इस तरीके से, और इस प्लांट के सेल्स का क्या है, ये वाला पार्ट मान लीजिए लीकेज है, मतलब यहाँ पे इसको चोट लग गई है, डैमेज टिश्यू है या वुंडेड पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वुंडेड जो साइट्स होती है वो कुछ फिनोलिक कंपाउंड का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो मान लीजिए यहाँ से प्लांट ने, ये प्लांट सेल्स है और ये इनका वुंडेड पार्ट है, और यहाँ पे कोई एक फिनोलिक कंपाउंड इन्होंने क्या किया, सिक्रेट आउट किया हुआ है। तो फिनोलिक कंपाउंड के नाम को भी लेकर सवाल आपसे बनता है कि कौन सा वो कंपाउंड है और क्या कौन सा वो कंपाउंड का क्या नाम है जो कि इस क्राउन गॉल डिजीज को इंड्यूस करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट की बॉडी जहाँ से प्लांट की सेल्स या प्लांट का टिश्यूज डैमेज है वहाँ से कुछ फिनोलिक कंपाउंड सीक्रेट आउट होते हैं, और वो फिनोलिक कंपाउंड इसी प्लांट के, अब ये चूंकि प्लांट हम सेल्स दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो उनका स्टेटस होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके ये रूट हैं, राइट, और ये पूरा इनका प्लांट का स्टेम वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपके सॉयल हैं और रूट के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, राइजोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो इस रूट के पार्ट में अगर कहीं पे कुछ डैमेज है या कहीं इधर कहीं आपका कुछ डैमेज है तो इनके द्वारा निकलने वाला जो फिनोलिक कंपाउंड्स होता है इस पेरीफेरी में, मतलब इस प्लांट के आसपास में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें कि आपका ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया का सेल्स जो है उसके अंदर में एक आपका क्या है, प्लाज्मिड है जिसको कि बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड। तो ये फिनोलिक कंपाउंड इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में आकर के इसके वीर जीन को, वीर जीन का मतलब है वायरुलेंस जीन, वायरुलेंस जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करेगा। और जैसे ही एक्टिवेट होता है इस प्लाज्मिड का कुछ एक फ्रेगमेंट जिसको कि आप टीडीएनए बोलते हैं, दैट इज ट्रांसफर डीएनए, ये डीएनए यहाँ से क्या होता है, क्लीव आउट हो जाता है, और क्लीव होकर के क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है प्लांट के जीनोम में। ये प्लांट का मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हालांकि कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो ये फिगर गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। ये प्लांट का न्यूक्लियस है और इनका इसमें क्या है, आपका ये जीनोम है। तो ये वाला जो डीएनए यहाँ से निकल करके आ रहा है टीआई प्लाज्मिड का, ये डीएनए आपका आकर के यहाँ पे क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है। और ये जो आपका टी डीएनए होगा, इस टी डीएनए के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं लाइक एज ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइंस को कोड करने वाले, जो कि फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। और इन फाइटो हार्मोन्स के लिए जो जीन है वो जाकर के यहाँ पे आपका मतलब टी डीएनए में होता है, वो जाकर के इंटीग्रेट होता है, और उस फाइटो हार्मोन्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ओवर होना शुरू हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। प्लांट अपनी बॉडी में अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करती है, सारी चीज़ों को बनाती है, लेकिन से टी डीएनए के पास जो जीन है वो फाइटो हार्मोन्स के लिए इनकोड करता है, और इसके इंटीग्रेशन हो जाने की वजह से प्लांट की बॉडी में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मीन्स ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है फाइटो हार्मोन्स का, लाइक एज ऑक्सीजन एंड साइटोकाइंस का। और उसी ओवर प्रोडक्शन के होने की वजह से सेल्स अबरप्ट तरीके से क्या करती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं, और उन्हीं ग्रोथ या कल्चर जो मास आपका होता है उस मास को, बेसिकली सेल के मास को आप क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज, जो कि एक ट्यूमर है प्लांट की बॉडी में।
तो नोटिस किया होगा अगर आपने कभी ऐसे, अगर आप रोड से जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो पुराने वाले पेड़ होते हैं थोड़े एजेड वाले, उनका जो नीचे का स्टेम वाला पूरा पोर्शन होता है कहीं जगह जगह पे से उभरा हुआ रहता है। दिखाई दिया कभी? अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको दिखा होगा कि प्लांट है, प्लांट की बॉडी में से कुछ उभरे हुए पार्ट दिखाई देते हैं। यही जो आपका आउटग्रोथ पार्ट दिखाई देता है ना, इसी को आप बोलते हो क्राउन गॉल डिजीज, जो कि एक नेचुरली होने वाला डिजीज है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ही है जो कि विरजिन को कंटेन करता है, और वो विरजिन के में एक ऐसा आपका मतलब डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसके पास प्लांट के हार्मोन्स को इनकोड करने की क्या है? जीन है। और जैसे ही वो डीएनए, जिसको आपने टी डीएनए बोला है, वो टी डीएनए ट्रांसफर हो जाता है आपका कहाँ पे? दैट इज द प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में उसका प्रोडक्शन क्या होता है? ओवर होना शुरू हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस से होने वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उसको आप क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? आपको वहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिया जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसेंस मींस टीआई, और आपको दिया जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस मींस आरआई। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया एग्जाम में, अब आपसे आरआई से के थ्रू पूछा जाने लगा है कि आरआई से कौन सी डिजीज होती है। तो आरआई जो होता है मीन्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो कॉज करता है वो हेरी रूट कॉज करता है। मतलब कि बहुत ढेर सारा पूरा आपका क्या होगा? रूट में हेयर रूट बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये वाली डिजीज होती है। तो स्टार्टिंग में पहले पहले जब भी टीआई प्लाज्मिड को लेकर के बात होती थी 2014-15 के सीएसआईआर के एग्जाम में, तो हमेशा ये पूछा जाता था टीआई प्लाज्मिड को लेकर के। लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपको आरआई प्लाज्मिड से पूछा जाता है। तो आरआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड दोनों के ही बारे में इन्फॉर्मेशन लेते चलिए, और आपको समझ में मतलब बनाते चलिए इन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। सो टीआई प्लाज्मिड क्या कॉज करेगा? दैट इज द क्राउन गॉल डिजीज। जबकि आरआई प्लाज्मिड क्या कॉज करेगा? हेरी रूट कॉज करेगा। ये दोनों ही एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज के स्ट्रेन हैं, और ये दोनों ही आपके ग्राम नेगेटिव और सॉयल में पाए जाने वाले क्या हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई, क्या इसमें कोई किसी को डाउट है? सारी चीज़ें क्लियर हैं? ये जो यहाँ पे आपको क्राउन गॉल डिजीज का ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे लिख के मैंने रखा हुआ है, अभी जो इसको समझाया गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है ये फिगर में? बिल्कुल। जिस तरीके से आपका टीआई प्लाज्मिड से डीएनए ट्रांसफ़र होता है, सेम उसी पैटर्न से वो भी करता है। बट चूँकि हमारा मेन एम्फेसाइज़ किस पे है? टीआई प्लाज्मिड पे, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के पास अच्छी प्रॉपर्टी है एज़ अ गुड वेक्टर के रूप में यूज़ होने के लिए। हमने या साइंटिफिक कम्युनिटी ने टीआई प्लाज्मिड पे इतना स्टडी क्यों किया? क्योंकि ये प्लांट के साथ में इंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके। सो आरआई प्लाज्मिड को लेकर के जो मैकेनिज्म है, सिमिलर सेम वैसा ही जैसा कि आपका टीआई प्लाज्मिड का है। सिर्फ वहाँ पे जो डिजीज कॉज होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, और इनका क्या है? अलग होता है। ओके। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है आरआई प्लाज्मिड को लेकर के, जिसको कि आप रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉज करता है हेरी रूट, जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। So these are considered as natural genetic engineers for their ability to transfer DNA from bacterial cells to the plant cells. कभी कभी आपसे यही लाइन दे करके पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो वहाँ पर आपको टीआई और आरआई को खोजना होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड या आपको ऐसा इनका नाम दिख जाए, तो आप उनको लगा दीजिए कि हाँ, इनको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी डिजायर डीएनए के सीक्वेंस को किसी एक वेक्टर में इंसर्ट करा करके इसको किसी दूसरे होस्ट सेल्स में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, राइट। इसको आप बोलते इस अप्रोच को आप बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियर, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी अप्रोप्रिएट होस्ट सेल्स में लार्ज स्केल पे क्या करते हैं? प्रोडक्शन कराते हैं। यही काम नेचर में ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो रहा है बैक्टीरिया और प्लांट के एसोसिएशन में, जहाँ पे बैक्टीरिया का एक डीएनए का मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? प्लांट सेल्स में।
तो जो काम हम लोग आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव में करते हैं, वही काम नेचर में ऑटोमेटिकली अपने आप से हो रहा है। दैट इज़ वाई आप इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं। वही काम ये खुद से कर रहे हैं। और इसके इसी एबिलिटी को देख करके साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया, इसे ऑप्ट किया है एज अ गुड वेक्टर फॉर द प्लांट सेल्स के लिए, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपके 3 सवाल बने। नंबर पहला, क्राउन गॉल डिजीज़ क्या है, किससे कॉज़ होगा? नंबर दूसरा, हेयरी रूट डिजीज़ क्या है, किससे कॉज़ होगा? नंबर तीसरा, किसको आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? ये 3 सवाल आपसे यहाँ से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्राउन गॉल डिजीज़ के होने के पीछे का जो लॉजिक है, जो उसका मैकेनिज़्म है, वो यहाँ पर आपको इसके हेल्प से समराइज़ किया गया एंड होपफुली कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा कि क्या चीज़ इसमें होता है। बाकी फर्दर अभी आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से रिफाइन हो जाएगी। ओके, सो क्राउन गॉल डिजीज़ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है कि कब ये सीक्वेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपसे ऑर्डर भी पूछे जाते हैं। क्राउन गॉल डिजीज़ होने का इवेंट जो है उसको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया कि प्लांट है, प्लांट का वुंडेड साइट है, फिनोलिक कंपाउंड्स होगा जो कि एक्टिवेट करेगा वीर जीन को, और ये जो वीर जीन आपका एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टीडीएनए को इनटू द प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स में जैसे ही टीडीएनए का पार्ट जाएगा तो और प्रोडक्शन होगा किसका, ग्रोथ हार्मोन्स का, और ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा बन जाने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, क्राउन गॉल डिजीज होगी, मीन्स ट्यूमर सेल्स बन जाएगा। तो ये इनका क्या है, ऑर्डर है। इस ऑर्डर को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ओके, ये फिगर है टीआई प्लाज्मिड का, जहाँ पे कुछ इसके पार्ट हैं और इस पार्ट में आपको दिखाया जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये लगभग आपका 25 या 24 केबी का, मतलब सॉरी बेस पेयर का होता है। राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर, इनका सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। बाकी ये जो रेड वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये प्लांट के हार्मोन्स है, दैट मीन्स ऑक्सीन है। ये आपका क्या है, साइटोकाइंस है, ये आपका ओपाइंस है। ये पूरा पार्ट मीन्स लेफ्ट बॉर्डर से लेकर के राइट बॉर्डर का तब का ये पूरा जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए के नाम से जानते हैं। ये पूरा आपका क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। तो कई बार आपसे एग्जाम में या ऐसे ही ओरली इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द टीआई प्लाज्मिड एंड टीडीएनए, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि टीआई प्लाज्मिड ही टीडीएनए है या टीडीएनए ही टीआई प्लाज्मिड है। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको समझिए कि टीआई प्लाज्मिड आपका पूरा क्या है, होल प्लाज्मिड है, उसमें से छोटा सा जो फ्रेगमेंट है उसको आप क्या बोलते हैं, टीडीएनए बोलते हैं, राइट। सो टीडीएनए क्या है, वो डीएनए का पार्ट है टीआई प्लाज्मिड का, जिसके पास प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनको कोड करने वाले क्या हैं, जीन के सीक्वेंसेस होते हैं। ओपाइंस का भी फंक्शन आपसे पूछा जा चुका है, ओपाइंस को लेकर के भी सवाल बने हैं 2019 में सीएसआईआर में पूछा गया था कि ओपाइंस क्या होते हैं, किसके कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं और किस तरीके से बनते हैं, क्या इनका प्राइम फंक्शन होता है, किस किस एलिमेंट का या किस न्यूट्रिएंट की रिकवरी कराता है आपका ये ओपाइन, क्या इसकी जरूरत है, ये इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे ओपाइंस के कैटाबोलिज्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये आपका पूरा विरुलेंस जीन है, और ये विरुलेंस जीन ही आपको इस टीआई डीएनए को, मतलब टी डीएनए को यहाँ से एग्जिट करने के लिए, मीन्स यहाँ से एक्साइज होने के लिए क्या करता है, प्रवोक करता है, और तब जाकर के आपका पूरा का पूरा डीएनए क्या करेगा, निकलेगा। और ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे वेक्टर को पढ़ा है और वेक्टर के फिगर भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। अभी एक नॉर्मल सा मेरा सवाल है आप सब लोगों से, इस टीआई प्लाज्मिड को देख करके क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कौन सी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि सभी प्लाज्मिड के होते हैं और होने भी चाहिए, वो फीचर इसमें मिसिंग है, वो कौन सा फीचर है? क्या मेरा सवाल सबको समझ? एंटीबायोटिक जीन, मेरा सवाल ये था अमित, कि वो कौन सा फीचर है जो कि सभी प्लाज्मिड में होना चाहिए, आई मीन टू से सभी वेक्टर में होना चाहिए। वो किसी भी वेक्टर का सबसे यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, विदाउट उसके उस वेक्टर का होना ना होने के बराबर है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का
एप्लीकेशन डेफ़िनेटली है, बट उससे सिर्फ़ हम ये पर्पज़ली सॉल्व कर पाते हैं कि जो भी हमने डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को इंसर्ट किया है, क्या वो इंसर्शन प्रॉपर्ली हो पाया है या नहीं? अभी भी उस एक्यूरेट चीज़ पे नहीं पहुँच पाए हैं आप लोग, जिसके बगैर किसी भी वेक्टर सॉरी, क्लोनिंग साइट, ओके, क्लोनिंग साइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे वर्षा? वेरी गुड, मीन्स आरई, वेरी गुड। किसी भी वेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल जो फैक्टर है वो आरई है। क्योंकि जब कभी भी आप डिजायर्ड डीएनए को क्या करते हैं, किसी सोर्स ऑफ डीएनए से निकालना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको आरई से क्या कराते हैं, ट्रीट कराते हैं। और उसी सेम आरई से क्या करते हैं, आप वेक्टर को भी ट्रीट कराते हैं। दैट इज वाई दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोहेसिव एंड बन पाते हैं, और तब जाकर के वहाँ पे लाइगेशन की प्रॉपर एफिशिएंटली क्या होती हो पाता है प्रोसेस उसकी। अगर किसी भी वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट अगर नहीं है, तो आप उस वेक्टर में कोई डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट करा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कटिंग साइट अगर नहीं है तो आप किसे ट्रीट कराओगे उस डीएनए को ब्रेक करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो कटिंग साइट्स होता है, वो किसी भी वेक्टर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फीचर माना जाता है। क्या आपको कहीं पे भी इस टीआई प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अरे बताइए भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे नॉर्मली, ओरली आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ, बाकी जितने भी वेक्टर होते हैं उनमें और आपके टीआई प्लाज्मिड में, जो कि जो भी ये भी आपका एक वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? जी हाँ, आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि नेचुरली जो आपका टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कटिंग साइट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कोई बताएगा क्यों ऐसा है? देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट की, क्योंकि उसको कट कराना होता है, राइट? यहाँ पे जो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर के जो सीक्वेंसेस है ना, जिनमें मैंने आपको बताया कि 25 बेस पेयर और 24 बेस पेयर होते हैं, ये 25 बेस पेयर, ये बेस पेयर ही बेसिकली जो ये वीर जीन है ना, ये जब वीर जीन आपका एक्टिव होता है तो यहाँ से एक प्रोटीन निकलती है। जैसे आपके बहुत सारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, लगभग 9 डिफरेंट टाइप के जीन्स का एक पूरा क्लस्टर है, ओपेरॉन होता है ये। तो यहाँ से एक प्रोटीन निकलेगी जो कि जिसको आप बोलते हैं डी टू, क्या बोलते हैं, डी टू। ये वाली जो प्रोटीन होती है वो जाकर के इसी राइट बॉर्डर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पर आएगा, बाइंड करेगा, और तब इसको क्या करता है, कट लगाने का काम करेगा, तब जाकर के यहाँ से पूरा टी डीएनए पर क्या होता है, निकलता है। तो ये लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, ये दोनों का काम ही बेसिकली वही है, जिसपे कि जो कटिंग वाले आपके विर जीन के प्रोडक्ट होते हैं वो जाकर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद उसको क्लीव करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो सिमिलरली वैसा ही है जैसा कि बाकी आपके वेक्टर्स में क्या होता है, दैट इज द क्लोनिंग साइट्स होते हैं, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट्स होते हैं। ओके, तो चूंकि ये नेचुरल है, मतलब नेचुरली ये हो रहा है, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग ट्रीट तो कर नहीं रहे हैं। तो नेचर में पाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे प्लांट की बॉडी से, आपका प्लांट के से कंपाउंड निकलेगा और आकर के उसको एक्टिवेट करेगा, फिर जाकर के ये बाइंड करके उसको कट करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जब इसको मॉडिफिकेशन किया जाता है और जब आप इसको एज अ वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और काम की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो ये जो टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आपका नेचुरल वाला है, जो कि बैक्टीरिया के सेल्स में पाया जाता है। इसी फिगर से हम लोग बाकी सारे जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं।
और ओपाइंस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक बड़ा ही अच्छा केमिकल मतलब कंपाउंड होता है, और ये ओपाइंस आपके कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। लाइक जैसे नोपालाइन भी होता है, ऑक्टापाइंस होता है, एग्रोपाइंस भी होता है। तो कभी-कभी आपको ये नाम भी दिया जाता है, और कभी-कभी इनका क्लासिफिकेशंस भी किया जाता है। मतलब ये जो आपके प्लाज़्मिड होते हैं टीआई के, ये टीआई प्लाज़्मिड इसी आपके ओपाइन के बेसिस पे ही क्या किए जाते हैं, क्लासिफ़ाई किए जाते हैं। तो इनका जो ओपाइन्स का टाइप होता है, उन्हीं के बेसिस पे क्लासिफ़ाई किया गया। जैसे मान लीजिए पहला है आपका नोपालाइन्स, राइट? और दूसरा आपका होता है दैट इज़ ऑक्टापाइन्स। ये अलग-अलग आपके क्या हैं, ओपाइन्स होते हैं। सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाता, हालाँकि इनका नाम भी आपको पता रहना चाहिए, ऑक्टापाइन्स, नोपालाइन्स एंड एग्रोपाइन्स। ये 3 आपके क्या होते हैं, ओपाइंस होते हैं। सवाल पूछा जाता है कि ओपाइंस है क्या चीज़ और इसका मेन पर्पस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ओपाइंस जो होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू इसको क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है, और इससे निकलने वाले दो एलिमेंट है जिसको कि इसको यूज किया जाता है, दैट इज द कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ओपाइन जो होगा एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन यूज करता है कौन, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम में ओपाइंस को कैटालाइज करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए मिला लिखा ना, ओपाइंस को कैटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, और इसके कैटाबोलाइज करने से आपका यहाँ पे क्या निकलता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओपाइंस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ व्हाट, शुगर, प्रोटीन, कार्बन, मैग्नीशियम, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। साइटोकाइंस जो कि आपका एक फाइटो हार्मोन्स है, ऑक्सीन्स जो कि आपका एक फाइटो हार्मोन्स है। तो ये दोनों ही आपके प्लांट के बॉडी में जाकर के एक्सप्रेस होने वाले क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, मतलब डीएनए के पार्ट। ये ओपाइंस जो होते हैं वो दो तरीके से बनता है, या तो आपके अमीनो एसिड्स और कोई भी कीटो एसिड, तो जिसमें आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ पे कभी कभी दिया भी जाता है। ओपाइंस जो होते हैं वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं, किसका, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। नंबर पहला, या तो आपका क्या होगा, अमीनो एसिड्स होंगे प्लस कीटो एसिड्स। कीटो एसिड्स का मतलब जिसमें कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ हो, या दूसरा क्या होता है आपका, अमीनो एसिड्स होगा और कोई शुगर होगा। और ये सवाल आपके सीएसआईआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लस शुगर। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया था कि ओपाइंस आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, किस चीज का होता है, स्टेटमेंट देकर के पूछा जाता है, या तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ओपाइंस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ओपाइंस के बारे में आपने जाना कि ये ओपाइंस बेसिकली क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं, किसके, या तो अमीनो एसिड और कीटो एसिड के होंगे, या तो फिर अमीनो एसिड और शुगर के होंगे। और इनको बैक्टीरिया कैटाबोलाइज करके यूज किसके फॉर्म में करता है, एज अ कार्बन एंड नाइट्रोजन के सोर्स में, मतलब इनसे कार्बन और नाइट्रोजन इनको मिलता है। कार्बन नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा प्यूरिन और पाइरिमिडीन की बायोसिंथेसिस, तो आपने देखा होगा कि ये जो रिंग होती है प्यूरिन की और पाइरिमिडीन की, इस रिंग में आपके कार्बन और नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं। तो ये सारे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इन सब का ये सब सारा पूरा स्केलेटन बनने के लिए अलग अलग एलिमेंट क्या होता है, वन वन टाइम पे आकर के ऐड होता है। पढ़ा है बायोसिंथेसिस प्यूरिन का और पाइरिमिडीन का? नहीं। बायोकेमिस्ट्री का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें हाँ, जब भी आपको आप जब आप पढ़ोगे दैट इज बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन का, तो वहाँ पर आपको जैसे आपने देखा ना कि प्यूरिन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है, और पाइरिमिडीन जो है आपकी सिंगल मेम्ब्रेन रिंग होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे नाइट्रोजन और अलग अलग जगह पे कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आता है, इससे भी सीएसआईआर में एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि इस प्यूरिन का पहला वाला कार्बन का सोर्स क्या है, CO2 है या कोई अमीनो एसिड्स है। जैसे तीन तीन डिफरेंट टाइप के आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं 137 पे, 1379 पे। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन, सेवन नंबर वाला नाइट्रोजन या थर्ड नंबर वाला नाइट्रोजन कौन से कंपाउंड से डिराइव होकर के आता है। तो यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। तो बायोसिंथेसिस जब टॉपिक आप पढ़ेंगे प्यूरिन और पाइरिमिडीन का, तो वहाँ पे मालूम चलेगा। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के रूप में जो भी
मतलब कार्बन नाइट्रोजन के लिए जो भी सोर्स ये यूज करता है पाइंस का, और ये जो कार्बन फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है तो प्लांट उससे अपना पूरा क्या बनाता है, डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। और भी जगह पे इनको यूज किया जाता है। तो ओपाइंस का फंक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तक जो टीआई प्लाज्मिड को लेकर के स्टोरी चली है उसमें किसी कुछ डाउट है? हाँ जी। अरे, या तो डाउट होगा या तो फिर नहीं होगा। कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही मेरी। वेरी गुड। अच्छा, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग का डाउट है क्या? ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो भी आपके इस टीआई प्लाज्मिड के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है, यहाँ पर आपने देख लिया। राइट बॉर्डर पे जो भी पाए जाने वाले सीक्वेंसेस होते हैं, जो 25 बेस पेयर का मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था, ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब कोई भी जो सीक्वेंस है वो रिपीट करती रहती है, और इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है किसमें, ट्रांसफर करने के लिए और इंटीग्रेशन करने के लिए प्लांट सेल्स में। मतलब कि जब ये टी आई डी एन ए यहाँ से एक्साइज होकर के निकलेगा ना, तो ये राइट बॉर्डर का है, जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है 25 बेस पेयर का, आरपी बोलते हैं इसको, रिपीटेड सीक्वेंस, राइट। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये प्लांट के सेल्स के अंदर में जा करके उसके साथ में इंटीग्रेट करने में, एज वेल एज इस डीएनए को यहाँ से प्लांट सेल्स के अंदर में ले जाने में क्या करता है, बड़ा ही हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप कहीं पे स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, 25 बेस पेयर का राइट बॉर्डर जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी आई प्लाज्मिन टू द प्लांट सेल्स। ओके। इसके बाद आपने ये भी देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और साइटोकाइंस का क्या फंक्शन होता है, और बाकी ओपाइन का कैटाबोलिज्म के लिए है, और आपके ये विरजीन होते हैं। विरजीन आपका पूरी तरीके से ओपेरॉन का मॉडल है। जैसे आपने पढ़ा है लैक ओपेरॉन के बारे में, या आपने पढ़ा है हिस्टिडीन ओपेरॉन के बारे में, या आपने पढ़ा है और भी जो भी ओपेरॉन आप लोग के सिलेबस में रहा होगा, अलग अलग आपने पढ़ा होगा, लेकिन होपफुली कि लैक ओपेरॉन सब लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी ओपेरॉन में आपने क्या क्या चीज़ें देखा हुआ है? नॉर्मली अगर आप एक ओपेरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं। नंबर पहला कि यहाँ पे कुछ पार्ट होगा जो कि किसी एक प्रोटीन को मीन्स एंजाइम को क्या करता है, इनकोड करता है, राइट, जिसको कि आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके। दूसरा आपका क्या होता है, रेगुलेटरी कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक आपका क्या होगा, दैट इज द ऑपरेटर। दूसरा क्या होगा आपका, दैट इज अ प्रमोटर। और तीसरा क्या होता है आपका, रेगुलेटरी मीन्स इनहिबिटरी सीक्वेंसेस होते हैं। और ये बाकी सारे कंपोनेंट क्या आपके स्ट्रक्चरल होते हैं। ये सारे जो आपके रेगुलेटरी कंपोनेंट्स होते हैं ये हमेशा अप स्ट्रीम पे पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इस जीन के एक्सप्रेशंस के लिए ये तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को जहाँ पे किसी जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जाए किसी एक्सटर्नल फैक्टर या किसी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल के हेल्प से, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। लैक ओपेरॉन में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाँ लैक्टोज वहाँ पे एक तरीके से एलो लैक्टोज कैसे एज ए इंड्यूसर का काम करता है, ओपेरॉन पे आकर के बाइंड करता है। सिमिलरली विर जो जीन होता है वो भी आपका एक ओपेरॉन का मॉडल है। यहाँ पे भी आपके डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, जिनको कि नॉर्मल कंडीशंस पर अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं आपके, दैट इज द सप्रेस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वुंडेड पार्ट ऑफ द प्लांट एक केमिकल को सिक्रेट करता है जिसका नाम है एसिटोसिरेंजोन्स, और वो एसिटोसिरेंजोन्स जो कि एक फिनोलिक ग्रुप का कंपाउंड होता है, फिनॉल ग्रुप कंटेन करता है, वो कंपाउंड आकर के इस वीर जीन को एक्टिवेट करने का क्या करेगा, काम करता है। और तब जाकर के ये वीर जीन के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं मीन्स सारे जो जीन हैं वो एक्सप्रेस आउट होंगे, अलग अलग फैक्टर्स को मीन्स प्रोटीन्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। और उन सभी अलग अलग फैक्टर्स का क्या होता है, अपना अलग अलग क्या है, रोल होता है। ओके। तो होपफुली कि अभी टीआई प्लाज्मिड को लेकर के जो हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे थे वो सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि क्या है इसका मतलब। ओके।
टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो? अच्छा, टीआई प्लाज्मिड का जो फिगर है उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट दिखाया, मतलब अभी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है टीआई प्लाज्मिड लिखा हुआ, बट हाइड है मेरे ख्याल से, है ना? ओके। आ, कोई नहीं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है टीआई प्लाज्मिड के कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो बताया जा रहा है स्टेटमेंट में कि इसके पास 196 जीन होते हैं जो कि कोड करता है 195 प्रोटीन्स के लिए, और एक आपका जो जीन है उसका कोई रोल यहाँ पे इनमें मतलब मेंशन नहीं है। तो 195 प्रोटीन्स कोड करता है आपका पूरा टीआई प्लाज्मिड मिला करके। और इसके पास यहाँ पे दे रखा है कि ये लगभग 2,64,000 के आसपास यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस होते हैं। और देयर इज नो सीडोजिन, और इसमें कोई सीडोजिन नहीं होता है। कोई डिफाइन करेगा सीडोजिन को, क्या होता है सीडोजिन? हाँ जी। बताइए सीडोजिन क्या है? आप लोग जवाब नहीं देते हैं। मेरी आवाज? हाँ। अच्छा, ओके। और कोई? अनामिका, रितु, एवेंजर एंड अमित। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दी अमित ठीक तरीके से, और मुझे लग रहा है कि पूछेंगे तो बहुत टाइम ही जाएगा। बट अगर सवाल पूछा जाए तो फिर आप लोग उसको आंसर दिया करिए। आप लोगों ने म्यूटेशन पढ़ा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड पढ़ा है म्यूटेशन? ओके। मैंने म्यूटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जब भी आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया तो उसने बताया था कि रिवर्स और फॉरवर्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं। स्यूडोजीन बेसिकली एक ऐसी जीन होती है, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर आपका ये डीएनए का सीक्वेंस है और ये एक पार्ट है आपका जीन का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाली जीन अभी क्या है, आपकी फंक्शनल है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसे फॉरवर्ड म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट साइकिल में इस जीन का जो फंक्शन था वो क्या हो गया, अल्टर हो गया, मतलब अभी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, राइट? तो स्यूडो जीन्स बेसिकली ऐसे जीन्स होते हैं जो कि पहले कभी फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन उनमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से राइट नाउ नाउ डेज अब उनसे कोई फंक्शनल प्रोटीन इनकोड नहीं की जाती है, या जो प्रोटीन बनती है वो कोई फंक्शन वाली नहीं है, या फिर कोई प्रोटीन बन नहीं रही है। ऐसे जीन्स को आप बेसिकली स्यूडोजीन के नाम से जानते हैं। और अगर इनमें फिर से रिवर्स म्यूटेशन हो जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अपने फंक्शन को गेन कर लेते हैं। तो रिवर्स म्यूटेशंस को आप बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन, और फॉरवर्ड म्यूटेशंस को बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। तो जब कभी किसी जीन में, फंक्शनल जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, दैट मीन्स फॉरवर्ड म्यूटेशंस हो जाता है, और अब करेंटली वो कोई प्रोटीन्स को इनकोड करना बंद कर दे, ऐसे जीन को आप स्यूडो जीन के नाम से जानते हैं। सो स्यूडो जीन्स हमेशा से मतलब कि ऐसे वेस्ट नहीं था। कभी टाइम था कि जब वो कोई जीन कोई प्रोटीन को कोड करती थी, बट राइट नाउ अब वो प्रोटीन को कोड नहीं करती, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है, मीन्स फॉरवर्ड म्यूटेशंस हो चुका है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब उसमें रिवर्स म्यूटेशन हो जाए, गेन ऑफ म्यूटेशन या गेन ऑफ फंक्शन अगर हो जाए, तो शायद हो सकता है कि अब वो फिर से अपने फंक्शंस को गेन कर ले। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि इस पूरे टीआई प्लाज्मिड में ऐसा कोई भी जीन रिपोर्टेड नहीं है, देयर इज नो सीडोजीन। डिसआर्मिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको टी डीएनए के फ्रेगमेंट को निकाला जाता है टीआई प्लाज्मिड से, मतलब कि इस पूरे टीआई प्लाज्मिड से, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि ये टीआई प्लाज्मिड है, और इसमें क्या किया जाए,
टीडीएनए को निकाल दिया जाए कट करके। तो ये पूरा आपका क्या था, टीआई प्लाज्मिड था और इसमें सिर्फ क्या किया गया, टीडीएनए को निकाल दिया गया। इसी प्रोसेस को डिसआर्मिंग बोला जाता है, मतलब उसके आर्म को निकाला जा रहा है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिसआर्मिंग का क्या मीन है। तो यहाँ पर आप समझेंगे दैट इज द रिमूवल ऑफ अ टीडीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए के निकालने के प्रोसेस को आप डिसआर्मिंग के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज ओपाइंस। ओपाइंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है आपका अमीनो एसिड्स का, या तो अमीनो एसिड्स और कीटो एसिड्स का होगा या फिर अमीनो एसिड्स और शुगर का होगा। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं दो कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट है दैट इज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, और ये ओपाइंस जो होते हैं वो एज अ कार्बन या नाइट्रोजन के सोर्स का काम करते हैं। एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूमर फॉर्मेशन, जरूरत से ज़्यादा इन फाइटो हार्मोन्स का, किसका, दैट इज द साइटोकाइंस एंड ऑक्सीन्स का जो सिंथेसिस हो जाती है, उसी की वजह से आपका ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वीर जीन है वो ओपेरॉन है, जिसके पास 9 टोटल क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं। दैट इज यहाँ पे आपको दे रखा है, सॉरी, यहाँ पर आपको दे रखा है वीर जीन के बारे में कि वीर ए जीन होगा, वीर बी होगा, वीर सी होगा, D1 D2 E1 E2, इस तरीके से सारे आपके क्या होते हैं, जीन होते हैं। और ये सभी जीन मिल करके कंपैरेटिवली हेल्प करते हैं टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए प्लांट के सेल्स में। ओके, टीडीएनए contain gene for opine, cytokines, auxin, and these genes are transcribed and translated only in the plant cells. टीडीएनए जो कि आपका टीआई प्लाज्मिड का पार्ट है, उस डीएनए में बेसिकली आपके जो भी, अरे यार ये क्या हो गया, टीडीएनए में आपका जो भी पार्ट होता है वो सबका सब, जैसे लाइक जोपाइन, साइटोकाइंस एंड ऑक्सीन, ये सारे जो जीन्स होते हैं वो आपके ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें, दैट इज द प्लांट सेल्स में। क्योंकि प्लांट सेल्स में के ही रेगुलेटरी जो कंपोनेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके पास सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। सो अभी तक आप लोगों ने देखा कि बेसिकली किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड का क्या इन्फॉर्मेशन है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, आरआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड से कौन सी डिजीज हो रही है, किस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज़ की जाती है। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखा। और आज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, मेरे ख्याल से अभी नेटवर्क लॉस हो चुका है, आप लोग का कनेक्ट नहीं रह गया मुझसे। तो अभी हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कल करेंगे नेक्स्ट डे पे। ओके।